कई बार नहीं दिखते। हाँ जी, तो जो हमारी जो 3 थियरीज़ हमने इसमें करनी है वो है आपकी ट्रेड थियरी, सिचुएशनल थियरी और इंटरैक्शनल थियरी। ये 3 टाइप्स की थियरीज़ आपके कोर्स में हैं और ये हम करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी ट्रेड थियरी, जिसको हम शीलगुण सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपके दोनों बुक्स में है, लक्ष्मी की बुक में भी दिया हुआ है और बी.आर. चौहान में भी है। तो ये आप कहीं से भी, जो भी आपके पास बुक्स हैं उसमें से आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ट्रेड थ्योरी करेंगे। इसको ग्रेट मैन थ्योरी का भी नाम दिया गया है, ट्रेड थ्योरी जो है, और ये एरिस्टोटल द्वारा प्रतिपादित है हमारी थ्योरी। और जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ग्रेट मैन थ्योरी या शीलगुण सिद्धांत या ट्रेड थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है, एरिस्टोटल के अनुसार जो लीडरशिप क्वालिटीज जो होती हैं या जो विशेषताएं होती हैं, वो हर एक व्यक्ति के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती हैं। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति इज बॉर्न एज अ लीडर, ठीक है? जन्म से ही उसके अंदर वो क्वालिटीज मौजूद होती हैं कि वो बड़ा होने पर या समय आने पर ऑटोमेटिकली वो किसी ग्रुप का लीडर बन जाता है। यानी कि इस थियोरी के अकॉर्डिंगली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म से ही या बॉर्न ही होते हैं लीडर बनने के लिए, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बॉर्न ही होते हैं फॉलो करने के लिए या अनुयायी बनने के लिए, ठीक है? तो इसका, इस थियोरी के अकॉर्डिंगली एक ऐसे कॉमन ट्रेट होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक ट्रेट होता है जो कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद है तो उसको नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो एक ट्रेट या एक शीलगुण उस व्यक्ति के अंदर मौजूद है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है, अगर वो ट्रेट मौजूद है तो वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा, और जब जरूरत पड़ेगी या जब कोई भी ग्रुप का निर्माण होगा तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति जो है वो लीडर बन जाएगा, ठीक है? तो बहुत से ऐसे प्रयोग हुए हैं इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, और कई साक्ष्य भी प्रस्तुत करे गए हैं इस थ्योरी के समर्थन में कि कोई एक व्यक्ति जो कि समूह या किसी भी समूह में नेतृत्व को प्रदर्शित करता है, वो अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व के उस ट्रेट के कारण लीडर बनता है, ठीक है? तो परंतु फिर धीरे धीरे बहुत सी क्रिटिसिज्म्स या बहुत सी परिसीमाएं इस थ्योरी के बारे में सामने आने लगी। बहुत से लोगों ने आपत्तियां उठाई इसके ऊपर कि डिफरेंट संस्कृतियों में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषताओं की जरूरत होती है। यानी कि कोई भी एक विशिष्ट ट्रेट या शीलगुण अगर हमारे अंदर मौजूद है तो वो हमें एक ग्रुप का लीडर तो बना सकता है, परंतु किसी दूसरे ग्रुप का लीडर वो हमें नहीं बना सकता। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक परिस्थिति में अगर हम लीडर बन जाएं तो वही अगर हमारे सामने किसी कोई दूसरी परिस्थिति आती है तो उसमें भी हम लीडर बन सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ये तो हमें पता है। धार्मिक समूह भी होते हैं आपके, आपके खेल समूह भी होते हैं आपके, आर्ट के, लिटरेचर के, या कोई डांस है, सिंगिंग है, या पॉलिटिक्स है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हमारे होते हैं, खेल समूह होता है। तो उसमें अगर एक समूह में हम लीडर हैं बिकॉज हमारे पास उस समूह से रिलेटेड विशेषताएं या हमारे व्यक्तित्व में उस प्रकार की विशेषताएं मौजूद हैं जो हमें उस समूह का लीडर बनाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वही विशेषता हमें किसी दूसरे समूह का लीडर बनाने के लिए भी एनफ होगी, कि उसके लिए भी संभव होगा। वो उतना जो हमारी विशेषता है वो किसी दूसरे ग्रुप के लीडर बनने के लिए भी एनफ होगा। तो ये कुछ आपत्तियां इस ट्रेड थ्योरी के रिगार्डिंग उठाई जाने लगी, जिसके द्वारा इस थ्योरी को बहुत जल्दी फिर खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और इसका स्थान दूसरी ट्रेड थ्योरी ने लिया। ये भी ट्रेड थ्योरी है। पहली ट्रेड थ्योरी थी हमारी यूनिटरी या एक एक। थोड़ी देर बाद बोल देना, क्लास ले रहे, नहीं 15-20 मिनट, ठीक है? तो
वो आपकी यूनिटरी यानी कि एक ऐसा ट्रेट की बात करी थी एरिस्टोटल ने कि एक पर्टिकुलर ट्रेट हमारे अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो इसलिए इस थ्योरी को के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हुआ और इसको खारिज कर दिया गया, और इसका स्थान हमारी दूसरी ट्रेट थ्योरी ने लिया जिसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रेट थ्योरी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है शील गुणों का समूह। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली किसी भी एक व्यक्ति में शील गुण का या ट्रेड्स का एक कॉन्स्टिलेशन होता है, एक समूह होता है, तो वो व्यक्ति फिर नेतृत्व कर सकता है या नेता बन सकता है। ठीक है, शील गुणों का पैटर्न या शील गुणों का समूह, शील गुणों का कॉन्स्टिलेशन होना किसी भी एक व्यक्ति में काफी आवश्यक होता है, और ये जो ट्रेड पैटर्न्स होते हैं ये दूसरे व्यक्तियों से उसके अंदर भिन्न हो सकते हैं जो उसको नेता बनाते हैं। ठीक है, तो इन शील गुणों के पैटर्न्स में जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, या फिर वो समायोजन करने में काबिल है, प्रभुत्वशाली है, बुद्धिमान है, या रूढ़िवादी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शील गुण होते हैं जो अगर एक व्यक्ति में मौजूद हैं तो वो व्यक्ति फिर नेता बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ शारीरिक गुण भी आ जाते हैं, जैसे शरीर की बनावट, ऊंचाई, वजन। ठीक है, तो शरीर या सुंदरता, रंग, तो इस प्रकार के शरीर की बनावट आ जाती है आपकी। और इसके अलावा आपके व्यक्तित्व के ट्रेट्स आ जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है, या वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा तदनुभूति रखता है दूसरे व्यक्तियों के प्रति, या थोड़ा सा बहिमुखी है, एक्सट्रोवर्टेड है, उसमें समायोजन करने की योग्यता बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार के ऐसे आपके कुछ शारीरिक गुण होते हैं, कुछ व्यक्तित्व के गुण होते हैं, उनका एक समूह होता है इन व्यक्तित्व के या इन गुणों का, जो अगर एक व्यक्ति में मौजूद है तो वो नेता बन सकता है। तो 3 प्रकार के इसके शील गुण के सेट बताए गए हैं हमें। ठीक है, एक तो ये है कि आपके व्यक्तित्व के गुण होते हैं, दूसरा आपके शारीरिक गुण होते हैं, और तीसरा है आपके अर्जित या एक्वायर्ड गुण। ठीक है, तो शारीरिक गुण जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, ऊंचाई, लंबाई। ठीक है, हमारी एनर्जी कितनी है हमारे अंदर, कितना ज्यादा हम कार्य कर सकते हैं, हमारी एक्टिवनेस कितनी है हमारे अंदर, तो ये आपके शारीरिक गुण हो गए। व्यक्तित्व के गुण होते हैं जैसे आत्मविश्वास होना, एक्सट्रोवर्टेड होना, दूसरी की बातों को बहुत ज्यादा सिंपैथेटिकली सुनना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है हमारा, या हमारा एम्पैथेटिक या तदनुभूतिपूर्ण व्यवहार है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के गुण अगर हमारे अंदर मौजूद हैं। और तीसरा आ जाता है आपके एक्वायर्ड या अर्जित गुण। तो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये शारीरिक और ये व्यक्तित्व के गुण मौजूद है, तो अगर उसको किसी एक पर्टिकुलर समूह का या एक पर्टिकुलर ग्रुप का लीडर बनना है, तो उस समूह से रिलेटेड कुछ गुणों को वो लर्न कर सकता है, अर्जित कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, और फिर उस समूह को लीड करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब है कि व्यक्तित्व के और शारीरिक गुण अगर हमारे अंदर मौजूद है, तो हम एक पर्टिकुलर, अगर हमारे को धार्मिक समूह का लीडर बनना है या उसका नेतृत्व करना है, तो हमें उस धर्म से रिलेटेड बातों को लर्न करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। अगर हमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लीडर बनना है, तो हमें अपनी एजुकेशन को, ठीक है, अपनी शिक्षा को उच्च बनाना पड़ेगा। वी हैव टू एक्वायर, अर्जित करनी पड़ेगी हमें एजुकेशन। अगर हमें किसी खेल समूह का लीडर बनना है, तो शारीरिक और व्यक्तित्व के गुण हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो उस खेल को हमें लर्न करना पड़ेगा, हमें एक्वायर करना पड़ेगा, तभी हम उस खेल समूह के लीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें काफी विस्तार में कॉम्प्लेक्स ट्रेट थ्योरी के बारे में, कि सिर्फ एक गुण होना हमारे अंदर मतलब कि उससे हम लीडर नहीं बन सकते, बल्कि समूहों का ट्रेड्स का या विशेषताओं का एक समूह होना, एक कॉन्स्टिलेशन होना बहुत आवश्यक है, जिसमें आपके शारीरिक गुण भी आ जाएंगे, जिसमें आपके व्यक्तित्व के गुण भी आ जाएंगे, और जिसमें कि आपको कुछ ऐसे गुण भी
लर्न करने पड़ेंगे, एक्वायर करने पड़ेंगे, जो उस एक पर्टिकुलर समूह को लीड करने के लिए आवश्यक है। ओके, सो ये थी आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रेट थ्योरी। तो हालांकि इस थ्योरी के पक्ष में काफी ज्यादा तर्क प्रस्तुत करे गए थे, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट या काफी ज्यादा प्रभावशाली कॉम्प्लेक्स ट्रेट थ्योरी मानी गई थी, क्योंकि जो भी पक्ष थे, जैसे कि नेता को बनने के लिए तो अनेक व्यक्तियों को अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु नेता वही बनता है जिसके अंदर ट्रेड्स का समूह हो, यानी कि शारीरिक व्यक्तित्व का, और उसके अलावा वो उसको कुछ ऐसे ट्रेड्स या शील गुणों को वो अक्वायर भी कर सके। ठीक है, तो ये तो फिर वही व्यक्ति जो है वो लीडर बनेगा, और बाकी के व्यक्तियों को अवसर भी मिला, परंतु उनके अंदर वो शील गुण मौजूद नहीं थे, तो वो लीडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा इस थ्योरी में ये भी जाहिर किया गया है कि जिन व्यक्तियों में ये लीडरशिप क्वालिटीज है, इस प्रकार के ट्रेड्स या शील गुण मौजूद है, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली लीडर बन जा, जैसे ही कोई मौका उनको मिलेगा, जैसे ही कोई अवसर उनको मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली नेतृत्व वाले व्यवहार को प्रदर्शित करना शुरू करेंगे, और अपना स्टेटस जो है, अपना स्थिति जो है, इसके अकॉर्डिंगली बनाकर एक नेता बन जाएंगे, और बाकी लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत के पक्ष में लोगों ने बात करी है, परंतु कुछ परिसीमाएं, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है कॉम्प्लेक्स ट्रेट थ्योरी के ऊपर, और ये जो परिसीमाएं हैं, एक तो ये है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रेड्स हमारे अंदर मौजूद होने चाहिए, तभी हम नेता बनेंगे। तो इस प्रकार के ट्रेड्स तो बहुत सारे लोगों में मौजूद होते हैं, परंतु नेता तो सिर्फ एक ही होता है, तो बाकी के लोग नेता क्यों नहीं बने फिर? अगर उनके अंदर ये ट्रेड्स मौजूद हैं, वो शारीरिक रूप से भी सक्षम है, वो व्यक्तित्व के रूप से भी सक्षम है, और उन्होंने सारे अर्जित भी कर लिए, लर्न भी कर लिए ट्रेड्स, जो उनको उस समूह का या उस ग्रुप का लीडर बना सकता है, परंतु लीडर तो एक ही बनेगा, तो बाकी के लोगों का क्या फिर? ठीक है, तो इस चीज को ये लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अकॉर्डिंगली कोई भी एक व्यक्ति एक परिस्थिति में लीडर तो बन सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई दूसरी परिस्थिति, अगर कोई दूसरी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हम उस परिस्थिति में भी या उस ग्रुप में भी हम लीडर बन सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी इस थ्योरी के प्रतिपादनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया था, उसको भी ये पूरे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है ये बहुत ही असंगत या इनकंसिस्टेंट सिद्धांत माना गया है इन परिसीमाओं को देखते हुए, परंतु फिर भी ये बात हम स्वीकार हमें करनी ही होगी कि ये जो शील गुण सिद्धांत है या ये जो ट्रेड थ्योरी जो है, ये किसी भी एक व्यक्ति को नेता बनने के लिए या किस तरीके से एक व्यक्ति नेता बनता है, नेता बन के उभरता है, उसको काफी अच्छे से ये एक्सप्लेन करती है कि किसी भी एक व्यक्ति में अगर कुछ शील गुण मौजूद है, जैसे प्रभुत्व के, डोमिनेंस के या बुद्धि के, इस प्रकार के अगर शील गुण मौजूद है, तो वो अनेक परिस्थितियों में नेता बन सकता है। ठीक है, वो एक के अलावा और भी अन्य परिस्थितियों में वो व्यक्ति नेता बन सकता है। ठीक है, 100% बनेगा ये जरूरी नहीं है, परंतु वो नेता बन सकता है। स्पेशली इस थ्योरी में ये कहा गया जैसे कि सेल्फ मॉनिटरिंग एस्पेक्ट का संबंध बहुत ज्यादा होता है किसी भी व्यक्ति को नेता बनाने के लिए। यानी कि ये सेल्फ मॉनिटरिंग एस्पेक्ट क्या है? एक तो समाज के प्रति संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी होती है, और उसके अलावा अभिनय या रोल करना। सामाजिक संवेदनशीलता का मतलब क्या है कि अगर हम अपने ग्रुप के लोगों के प्रति सेंसिटिव हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम संवेदनशील हैं,
तो हमें नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई थी कि अभिनय करना या रोल करना, यानी कि हमारे अंदर वो गुण मौजूद है जो जिससे कि हम अपने आप को एक लीडर का रोल कर सकते हैं, अपने आप को करवा सकते हैं, एक लीडरशिप के रोल में अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेल्फ मॉनिटरिंग एस्पेक्ट्स है, यानी हमारे अंदर संवेदनशीलता मौजूद है और हमारे अंदर वो अभिनय वाली क्वालिटी मौजूद है, तो हमारे को नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि नेता बनने की जो प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये थी आपकी ट्रेट थ्योरी। ठीक है, यानी कि शील गुण सिद्धांत। इसमें सबसे पहले आपका यूनिटरी या एकिक सिद्धांत आता है जिसको एरिस्टोटल ने प्रतिपादित किया, और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स ट्रेट थ्योरी। ठीक है, यानी कि जटिल शील गुण सिद्धांत, जिसमें कि शील गुणों का समूह या ट्रेट का कॉन्स्टिलेशन होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। शारीरिक शील गुण, व्यक्तित्व के शील गुण और अर्जित यानी कि एक्वायर्ड शील गुण, और तभी कोई भी एक व्यक्ति नेता बन सकता है। ठीक है, तो इज इट क्लियर नाउ ट्रेट थ्योरी? चलिए अब हम सेकंड थ्योरी करेंगे जिसको हम सिचुएशनल या परिस्थिति जन्य थ्योरी कहते हैं। इसको टाइम या समय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये सिचुएशनल थ्योरी है या टाइम थ्योरी है, समय सिद्धांत है, या इसको ज़ीटाइज्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप किसी भी नाम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिचुएशनल थ्योरी जो है ये जैसे ट्रेड थ्योरी जो है उसमें किस चीज के ऊपर जोर दिया गया था? व्यक्तित्व के गुणों के ऊपर। ठीक है, एक व्यक्ति के अपने जो गुण है, चाहे वो शारीरिक गुण है, चाहे व्यक्तित्व के गुण है, चाहे एक्वायर्ड गुण है। ठीक है, उसी के स्थान पर जो सिचुएशनल थ्योरी है वहां पर किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है? वो है सिचुएशन के ऊपर या परिस्थिति के ऊपर या समय के ऊपर, टाइम। ठीक है, टाइम सही है, इफ द टाइम इज राइट देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ लीडर। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। फेल्डमैन ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया है, टाइम थ्योरी जो है, और उन्होंने ये इस थ्योरी के बारे में ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति, ट्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी एक ग्रुप का लीडर बन सकता है, प्रोवाइडेड कि वो उस परिस्थिति के लायक है। ठीक है, एक परिस्थिति में एक व्यक्ति लीडर बन सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति दूसरी परिस्थिति में भी लीडर बन जाए। तो ये परिस्थिति टू परिस्थिति डिपेंड करता है। ट्रेड थ्योरी में क्या कहा गया था कि हमारे अंदर वो शील गुण मौजूद है तो हम किसी भी ग्रुप का या किसी भी परिस्थिति में लीडर बन जाएंगे। परंतु परिस्थिति जन्य जो थ्योरी है, सिचुएशनल थ्योरी जो है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी एक विशेष व्यक्ति एक परिस्थिति में नेता हो सकता है परंतु किसी दूसरी परिस्थिति में नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरी परिस्थिति में नेता बनने के लिए किन्हीं दूसरे शील गुणों की या किन्हीं दूसरे ट्रेड्स की आवश्यकता हो, किन्हीं दूसरे विशेषताओं की आवश्यकता हो जो उस एक विशेष व्यक्ति के अंदर नहीं है। ठीक है, तो नेतृत्व के उद्गम के लिए या उसके ओरिजिन के लिए या उसके विकास के लिए कई परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं, कई ऐसे कारक हैं जो बनते हैं जिसके आधार पर कोई भी एक विशेष व्यक्ति लीडर बन सकता है। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो कारक हैं? सबसे पहला फैक्टर आ जाता है नए समूह का निर्माण। यानी जब भी कोई नया समूह निर्मित होता है, फॉर्म होता है, तब नए लोगों का लीडर बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे, स्वतंत्रता के समय पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस
पार्टी जो थी वो अस्तित्व में थी, ठीक है, तो उसका एक ही लीडर था, कांग्रेस पार्टी का जो लीडर था वही लीड कर रहा था। परंतु 1977 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी जो है वो निर्मित हुई, फॉर्म हुई, जिसको हम जनता पार्टी कहते हैं, और आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो जब ये 1977 में पहली बार जनता पार्टी फॉर्म हुई, तब एक जनता पार्टी को लीड करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो तब मुरारजी देसाई, आज की डेट में वो है नहीं है, तो स्वर्गीय मुरारजी देसाई जो है वो जनता पार्टी के लीडर के रूप में विकसित हुए, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई नया ग्रुप फॉर्म होता है, तब नए व्यक्तियों के लीडर बनने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड फैक्टर आता है जब कोई स्ट्रेसफुल या दबावपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न होती है, यानी जब कोई बाहरी खतरे का या बाहरी आक्रमण का खतरा सपोज उत्पन्न हुआ, ठीक है, युद्ध का समय है, वॉर का समय होता है, तो ऐसी संकटमय परिस्थिति में नए नेता के उभरने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इस संकटमय परिस्थिति को कंट्रोल कर सके, या उसमें मतलब उसके अंदर वो विशेषता मौजूद हो कि वो इस खतरे वाली सिचुएशन में ग्रुप को या अपनी कंट्री को लीड कर सके, ठीक है। तो कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो ऐसे में यानी बाहरी खतरे से निपटने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि कार्य उन्मुखी होता है, ठीक है। उससे पहले सपोज कोई खतरा वाली सिचुएशन नहीं है, तो ऐसा लीडर है जो कि संबंध उन्मुखी है, वो संबंध बना रहा है, आपसी संबंध अच्छे हैं, इंटरनल रिलेशंस अच्छे हैं हमारे कंट्री के, परंतु जैसे ही कोई बाहरी खतरा उत्पन्न होता है, तो संबंध उन्मुखी लीडर जो है वो असफल हो जाता है, तो उसके स्थान पर हमें कार्य उन्मुखी लीडर की आवश्यकता होती है। तो पहले वाला लीडर जो है वो सत्ता से उतर जाता है और एक नया लीडर जो है उभर कर सामने आता है, ठीक है। तो ये था बाहरी खतरा। तीसरा फैक्टर जब उत्पन्न होता है, जब इंटरनल ग्रुप के रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं एक लीडर के नेतृत्व के अंदर, ठीक है। एक लीडर जो है वो लीड कर रहा है हमारे ग्रुप को, परंतु उसके नेतृत्व में जो आंतरिक रिलेशंस है, ग्रुप के मेंबर्स के जो आपसी संबंध हैं वो बिगड़ जाते हैं, आपसी भेदभाव पैदा हो जाता है, समूह के लक्ष्य जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये जो पुराना लीडर है ये सत्ता से उतर जाता है और नया लीडर बनने की संभावना बढ़ जाती है या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अनदर फैक्टर आ जाता है, परिस्थिति जो उत्पन्न होती है वो है ग्रुप की आवश्यकताएं। ग्रुप की आवश्यकता का मतलब है कि जब ग्रुप जो है वो बंट जाता है या ग्रुप की आवश्यकताएं बढ़ जाती है, नीड्स ऑफ द ग्रुप बढ़ जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब देश का विभाजन हुआ, ठीक है, जब कंट्री जो है डिवाइड हुई, तो ये एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। ऐसे में क्या था, जब आपके जो उस समय एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, जो तो तब तक आपके जो लीड कर रहा था आपके कंट्री को वो ब्रिटिशर्स थे, परंतु इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता हमें मिली, तो ऐसे समय पर ऐसे नेता की आवश्यकता पड़ी जो हमारे देश का था, जो इंडियन था, जो भारतीय था, और जो संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न समुदायों को साथ लेकर चल सके, ठीक है। तो आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ उस समय, ग्रुप की आवश्यकताओं में, जिसकी वजह से समूह के नेता में भी परिवर्तन आया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पुराने नेता से लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो थे हमारे ब्रिटिशर्स, ठीक है। उन्होंने हमारे ऊपर कई सालों तक शासन किया, परंतु अब हमें स्वतंत्रता मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, तो अब हम उनके अधीन नहीं रह सकते। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो भारतीय हो, जो भारतीय जनता की जरूरतों को समझे, विभिन्न समुदायों को
भारतीय समुदायों को, कम्युनिटीज को साथ लेकर चले। तो ऐसे में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नए नेता बनकर उभर कर सामने आए। ओके, अनदर फैक्टर यू कैन से रोल इफेक्टिवनेस। ठीक है, ग्रुप की प्रभावशीलता, यानी कि जब वर्तमान नेता प्रभावी ढंग से ग्रुप को लीड नहीं कर पाता, तब ऐसे समय पर नए नेता का उद्गम होता है, नए नेता का इमर्जेंस होता है। समूह का आकार जब बढ़ जाता है या समूह का आकार जब घट जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर आकार का समूह है जिसमें एक नेता जो है वो नेतृत्व कर रहा है, परंतु जब बहुत ज्यादा बाहरी मेंबर्स जो है वो ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तो समूह का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, समूह की जो क्रियाएं होती हैं बहुत ज्यादा जटिल हो जाती हैं, और जिसका परिणाम क्या होता है कि कई उप समूहों का क्या या कई सब ग्रुप्स का निर्माण होता है। तो जब ये सब ग्रुप्स का निर्माण होगा तो ऑब्वियसली हर सब ग्रुप के को लीड करने के लिए आपको एक अलग नेता की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में कई नए नेता जो है वो उभर कर सामने आते हैं जो कि उप समूहों को लीड करेंगे। ठीक है, तो अगर उप समूहों का आकार बड़ा है तो हमें कार्य उन्मुखी लीडर चाहिए, और अगर उप समूहों का आकार छोटा होता है तो हमें कार्य उन्मुखी लीडर्स की आवश्यकता होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका किस प्रकार का ग्रुप है, तो उसी तरीके की विशेषताओं वाले नेताओं की हमें जरूरत होती है। समूह में अगर प्रतियोगिता की भावना बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में भी नेता जो है, नए नेता उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे कारक हैं, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन बनाते हैं, एक पर्टिकुलर परिस्थिति बनाते हैं, जिनके कारण नए नए नेताओं का इमर्जेंस होता है या नए नए नेता जो है उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो यानी कि नेता इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली किसी भी एक व्यक्ति को नेता उसके हालात बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी विशेषताएं नहीं, हालात बनाते, और हालात क्या है ये अभी हमने सारी ये फैक्टर्स में डिस्कस किया है। तो परंतु फिर भी ये जो थ्योरी है, सिचुएशनल थ्योरी, इसमें भी कई परिसीमाएं सामने नजर आई हैं। तो क्या सबसे बड़ी परिसीमा क्या है कि इस प्रकार के हालात तो सबके सामने हैं। ठीक है, अगर 30 लोग हैं, 30 लोगों के सामने ये हालात हैं, परंतु क्यों ऐसा होता है कि उन 30 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही नेता बनता है? ठीक है, तो ये जैसे आपकी ट्रेड थ्योरी में क्रिटिसिज्म हुआ या परिसीमा थी कि इस प्रकार के ट्रेड्स तो कई लोगों में होते हैं, परंतु फिर भी एक ही व्यक्ति क्यों लीडर बनता है? उसी प्रकार से परिस्थिति जन्य थ्योरी में भी यही परिसीमा है कि हालात तो, परिस्थिति तो कई लोगों के सामने वही सेम उभरती है, परंतु उनमें लीडर तो एक ही बनता है। तो इस चीज को ये परिस्थिति जन्य कारक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और इसके अलावा फेल्डमैन ये भी बात को साबित करने में या इस बात को क्लियर करने में, स्पष्ट करने में नाकामयाब रहे हैं कि कैसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी एक विशेष परिस्थिति में कौन व्यक्ति जो है वो नेता बनेगा। ठीक है, तो ये किस चीज से इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ये कुछ एक परिसीमा इस थ्योरी में नजर आई थी। तो इन परिसीमाओं के चलते हम ये मान सकते हैं कि ये थ्योरी भी उपयुक्त नहीं है। जैसे ट्रेड थ्योरी अपने आप में उपयुक्त नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, इसी प्रकार से सिचुएशनल थ्योरी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं मानी जाती। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ वी विल कम टू द लास्ट थ्योरी, दैट इज इंटरैक्शनल या अंतक्रियात्मक सिद्धांत। ठीक है, अंतक्रियात्मक सिद्धांत जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली नेतृत्व जो है एक अंतक्रियात्मक
फिनोमिना या एक अंतक्रियात्मक घटना के रूप में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंतक्रियात्मक या इंटरैक्शनल का क्या मतलब है कि इसमें दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई है। एक तो व्यक्ति के अपने गुण, अपने ट्रेड्स, और समूह की परिस्थिति, समय। अगर दोनों चीजें सही हैं, यानी कि राइट मैन एट द राइट प्लेस, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है कि एक व्यक्ति उसमें वो शील गुण भी मौजूद हो और फिर वो अपने आप को उस समूह की परिस्थिति के अकॉर्डिंगली ढाल भी सके, यानी कि उस समूह में किन किन चीजों की आवश्यकता है उस चीज को समझे और उसको अपने अंदर इंटीग्रेट करे और उस ग्रुप को लीड करने में फिर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है। यानी कि समूह की जो भूमिका है वो भी इंपॉर्टेंट होती है और उस व्यक्ति के उसके जो विशिष्ट गुणधर्म है, उसके व्यक्तित्व के गुणधर्म है या उसके शारीरिक गुणधर्म है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी जो हमारी पहली दोनों थियोरीज की जो परिसीमाएं थी वो इंटरैक्शनल थियोरी में उसको पूरा किया गया है, कंप्लीट किया गया है। यानी कि इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी रोल हमें जो मिलता है हमारी पर्सनल क्वालिटीज के आधार पर तो मिलता ही है, इसके अलावा हम अपने आप को कैसे दूसरे लोग, अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, खाली आप ये समझो कि मेरे अंदर तो ये ट्रेड्स हैं, मैं तो ऊंचा लंबा हूं या मुझे ये क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा अच्छे से आता है तो मेरे को तो कैप्टन बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आपके अंदर वो गुण धर्म मौजूद है, आपकी शारीरिक गुण भी है, आपके व्यक्तित्व के गुण भी है, आपने उस गेम को लर्न भी कर लिया है, परंतु आपका संबंध ग्रुप के मेंबर्स के साथ किस प्रकार का है वो इस चीज को निश्चित करेगा कि आप उस ग्रुप के लीडर बनोगे कि नहीं बनोगे। ठीक है, और फिर आपकी सामाजिक परिस्थिति तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। एक ग्रुप का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, तभी आप उस ग्रुप को लीड करने के लिए दावेदार बनोगे। तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है? एक तो आपका व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है, दूसरा सामाजिक परिस्थिति इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है व्यक्तित्व और सामाजिक परिस्थिति में अंतक्रिया, जो कि पहले दो थ्योरीज में नहीं थी। पहली थ्योरी में आपका व्यक्तित्व था, दूसरी थ्योरी में सामाजिक परिस्थिति थी। इस थ्योरी में, इंटरैक्शनल थ्योरी में, व्यक्तित्व भी इंपॉर्टेंट है, आपकी सामाजिक परिस्थिति भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्तित्व और सामाजिक परिस्थिति में अंतक्रिया का फल। और उसके कारण ही अगर वो आप सामंजस्य बिठा सकते हो, अपने व्यक्तित्व और सामाजिक परिस्थिति में आपस में एडजस्ट कर सकते हो, आपस में अंतक्रिया कर सकते हो, तो आपको लीडर बनने में फिर कोई नहीं रोक सकता जो दूसरे व्यक्ति नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो वैसे तो इस थ्योरी का बहुत ज्यादा महत्व शुरू से ही था, परंतु साथ में ट्रेड थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी भी थी, परंतु जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1942 के बाद से इस थ्योरी का महत्व या इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। यानी इस चीज के ऊपर बल देना ज्यादा शुरू करा है कि किसी भी एक व्यक्ति को लीडर बनने के लिए उसका व्यक्तित्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता या परिस्थिति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करता है, अन्य व्यक्तियों के साथ उसका किस प्रकार का रिलेशन रहता है और अन्य व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से उसको प्रत्यक्षीकृत करते हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं। ठीक है, अगर बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, बाकी के जो लोग हैं, वो उस व्यक्ति को पॉजिटिव वे में प्रत्यक्षीकृत करते हैं, पॉजिटिवली उसको देखते हैं, तो उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जो है एक लीडर बनने के लिए दावा कर सकता है। ठीक है, तो उसका अपना व्यक्तित्व
या समूह की परिस्थिति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना कि ये चीज इम्पोर्टेंट है कि उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध और दूसरे व्यक्ति उस एक व्यक्ति को किस तरीके से परसीव करते हैं या किस तरीके से प्रत्यक्षीकृत करते हैं। यानी कि एक समूह जो है एक ऐसा क्रिया तंत्र होता है जिसमें कि व्यक्तित्व संतोष प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। और वो संतोष कैसे मिलेगा? जब हमारे संबंध अन्य लोगों के साथ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अन्य लोग हमारे को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से या एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट से देखेंगे। ठीक है। समूह की अंत क्रिया एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का हेल्प, सपोर्ट, कोऑपरेशन हर प्रकार से वहां पर मौजूद होना चाहिए। कोई भी एक कार्य अगर हमें मिलता है तो मिलजुल कर वो कार्य निपटाना, अगर हमारे को वो कला आती है तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको फंक्शंस ऑफ द लीडर में भी बताया था कि अगर हम प्रॉपर वे से अपने ग्रुप के कार्यों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में आपसी संबंध हम सही बना सकते हैं, ग्रुप की जो मेंबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उनको सुन सकते हैं, एक तदनुभूतिपूर्ण या एम्पैथेटिक एक एटीट्यूड हम उनके प्रति रख सकते हैं, एक पिता तुल्य या एक फादर फिगर के रूप में अगर हम कार्य कर सकते हैं तभी हम एक सफल लीडर कहलाएंगे। तो वही चीज एक इस इंटरैक्शनल थियोरी में भी कही गई है कि समूह के मेंबर्स के साथ संबंध आपके अगर सही है और समूह के मेंबर्स जो हैं आपको एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, प्रत्यक्षीकृत करते हैं, तभी आप एक सफल लीडर बन सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत जो है, हालांकि इसमें कई आलोचनाएं भी हुई हैं, परंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को एक सर्वोत्तम और या उच्चतम सिद्धांत माना गया है बाकी के दोनों सिद्धांतों के कंपैरिजन में। ठीक है। सो दिस जो थियोरी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी आज की डेट में, जो कि हमें एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या चीज इम्पॉर्टेंट है एक व्यक्ति को ग्रुप के लीडर बनने के लिए या उस ग्रुप को लीड करने के लिए। सो हैव यू अंडरस्टूड गर्ल्स? इज इट क्लियर नाउ? फर्स्ट क्वेश्चन इज नेतृत्व की परिभाषा दें और इसके प्रकारों का वर्णन करें। नेतृत्व की परिभाषा दें और इसके प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है। तो इसमें आप डेफिनेशन से एक्सप्लेन करें नेतृत्व किसे कहते हैं, और प्रकारों का वर्णन में आप लोग जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, हमने बुकार्डस की क्लासिफिकेशन करी है, हमने किम्बल यंग की क्लासिफिकेशन करी है, और हमने एक अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो ये आप तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका नेतृत्व को परिभाषित करें। ठीक है। और डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक और सत्तावादी लीडरशिप टाइप में अंतर को स्पष्ट करें। तो इसमें आपने सिर्फ अथॉरिटेरियन और सत्तावादी प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बीच में के अंतर को बताना है, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन आता है वही, नेता से आपका क्या अभिप्राय है या नेतृत्व किसे कहते हैं, और इसके प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालें। फंक्शंस ऑफ अ लीडर। ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शंस जो है, कार्य जो है, प्राइमरी सेकेंडरी जितने भी कार्य हमने करे हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेतृत्व से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। या फिर आप इसमें आपका
अलग अलग से भी आ जाता है कि शील गुण सिद्धांत का वर्णन करें, या परिस्थिति जन्य या समय सिद्धांत का वर्णन करें, या फिर आपका अंतक्रियात्मक या इंटरैक्शनल थ्योरी या सिद्धांत का वर्णन करें। तो तीनों थ्योरीज आपको करनी है। क्लियर टू एवरीवन? ऑल द क्वेश्चंस?